फंसी सिद्धारमैया सरकार, केस वापस लेने पर जमकर बवाल। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, एआईएमआईएम नेताओं से जुड़ा है मामला। क्या कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार आतंकियों का समर्थन कर रही है? क्या सिद्धारमैया की सरकार पर किसी का दबाव है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि पहले से ही मुडा मामले में फंसे सीएम सिद्धारमैया ने अब एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद वो बुरी तरह से घिर गए हैं और बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 2022 में हुबली में हुए पुलिस पर हमले के मामले में आरोपियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को वापस लेने का फैसला किया है, जिसके बाद सियासी भूचाल आना तय है। दरअसल सरकार के इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही है। इसके साथ ही बीजेपी ने राज्य सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये हुबली केस है क्या, जिसके बाद सिद्धारमैया सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। क्या है 2022 हुबली केस? साल 2022 में हुबली जिले में एक आरोपी ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की थी, जिसे नाराज अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 250 लोगों ने 16 अप्रैल 2022 को रात करीब 10:30 बजे उत्तरी कर्नाटक के ओल्ड हुबली टाउन पुलिस स्टेशन के पास डंडों से लैस होकर जाम लगाया। सूत्रों की माने तो कर्नाटक सरकार की तरफ से ये उन 43 मामलों में से एक है जिन्हें राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में वापस लेने का फैसला किया है। हुबली दंगे के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया था कि वहां उपस्थित भीड़ मांग कर रही थी कि पुलिस आरोपी को उन्हें सौंप दे ताकि वो उसे वहीं खत्म कर सके। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि जो कोई भी आरोपी को बचाएगा उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। इस दौरान भीड़ ने कथित तौर पर आरोपी रक्षा करने वाले पुलिसकर्मियों को मारने के नारे लगाए। सूत्रों ने बताया कि पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें अपना आइडियल रुख छोड़ने और मनाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान आक्रोशित भीड़ हर हाल में आरोपी को हासिल करना चाहती थी। इसके बाद भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर डंडों और पत्थरों से हमला किया और जिसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस दौरान आक्रोशित भीड़ पुलिस स्टेशन में मौजूद कई सरकारी और निजी वाहनों को भी नुकसान पहुंचाने लगी। इसके साथ ही इस मामले में अधिकारी ने आगे बताया कि ओल्ड हुबली टाउन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दंगा, हत्या का प्रयास, सरकारी अधिकारियों पर हमला, सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। बीजेपी ने सिद्धारमैया सरकार पर साधा निशाना। वहीं सरकार के इस केस को वापस लेने के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस सरकार के फैसले को तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बताया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। उन्होंने यूएपीए मामले के तहत मामला वापस ले लिया है, जबकि मामला एनआईए अदालत में है। जहां तक मुझे पता है कि सामान्य तौर पर राज्य सरकार इसे वापस नहीं ले सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे वापस ले लिया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अभित मालवीय ने एक्स पर लिखा, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने कानून और पुलिस विभाग के विरोध के बावजूद पुरानी हुबली पुलिस स्टेशन दंगा मामले को वापस ले लिया। उन्होंने आगे कहा कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने हाल ही में सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि मामले को वापस ले लिया जाए। दंगे और उसके बाद हुए पथराव में कई पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए थे। ये और कुछ नहीं बल्कि मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस की गंदी राजनीति है। कानून व्यवस्था को ताक पर रख रही कांग्रेस। इस मामले में लगभग एक साल पहले 4 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर 2022 के हुबली दंगा मामले को वापस लेने की मांग की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीके शिव कुमार के अनुरोध को राज्य के गृह विभाग को भेज दिया गया था, जिसे बाद में मंजूरी दे दी गई। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का एक कदम तुष्टीकरण की राजनीति का एक उदाहरण है। उनका आरोप है कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए कानून व्यवस्था को ताक पर रख रही है। सिद्धारमैया के साले से घंटों पूछताछ। वहीं दूसरी तरफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मुडा मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साले समेत तीसरे और चौथे आरोपी से लोकायुक्त पुलिस ने मैसूर में घंटों पूछताछ की। लोकायुक्त पुलिस ने तीसरे आरोपी सीएम के साले बीएम मल्लिकार्जुन स्वामी और चौथे आरोपी जे देवराज, जो पहले से ही विवादित जमीन के मालिक थे, उनसे सुबह से लेकर रात तक लंबी पूछताछ की। लोकायुक्त एसपी टीजे उदेश के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम ने सुबह 11 बजे से रात 8 बजे
जे देवराज और सुबह 11:30 बजे से रात 9 बजे तक मल्लिकार्जुन स्वामी से पूछताछ की। अधिकारियों ने उन्हें कार्यालय में ही दोपहर का भोजन कराया और पूछताछ जारी रखी। वो मीडिया को जवाब दिए बिना दीवान रोड स्थित लोकायुक्त कार्यालय से चले गए। जांच दल ने मल्लिकार्जुन स्वामी से इस बारे में जानकारी प्राप्त की कि जमीन पर खरीदी गई। क्या उन्हें उस समय मुडा लेआउट के बारे में पता था? क्या जमीन खरीदे जाने के समय कृषि योग्य थी? अधिग्रहण आदेश कब जारी किया गया? इसे उपहार विलेख के माध्यम से सीएम की पत्नी बीएम पार्वती को कब उपहार में दिया गया? और स्वामी की आय का स्रोत क्या है? बाद में उन्होंने आरोपी का लिखित बयान दर्ज किया और उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए। देवराज से पूछताछ करते हुए अधिकारियों ने 1996 में उनके द्वारा डिनोटिफिकेशन के लिए आवेदन करने से लेकर 2004 में मल्लिकार्जुन स्वामी को जमीन बेचने तक का विवरण एकत्र किया। उन्होंने डिनोटिफिकेशन के लिए किसने आवेदन किया, क्या जमीन उनके नाम पर थी, क्या उनके भाई बहनों के परिवार के सदस्यों ने बिक्री के लिए सहमति दी थी और लेन देन की राशि के बारे में जानकारी प्राप्त की और उनका बयान दर्ज किया। अधिकारियों ने दोनों व्यक्तियों को सूचित किया कि अगर आवश्यकता हुई तो उन्हें पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जा सकता है। संभावना है कि मामले के पहले 2 आरोपी सीतारमैया और पार्वती को भी जल्द ही नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इसी बीच आरटीआई कार्यकर्ता गंगा राजू ने मैसूर में लोकायुक्त कार्यालय का दौरा किया और मांग की कि मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराज को हिरासत में लिया जाए। उन्होंने बेंगलुरु में लोकायुक्त के समक्ष एक आरटीआई आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें जून में मुडा कार्यालय पर लोकायुक्त टीम द्वारा की जाने वाली छापेमारी से संबंधित जानकारी मांगी गई थी। उन्होंने 8 अक्टूबर को आवेदन दायर किया था, जिसमें छापे की इच्छित तिथि, इस संबंध में प्राप्त दस्तावेजों, किसके नाम पर तलाशी वारंट जारी किया गया था और इसे वापस क्यों लिया गया, इसके बारे में विवरण मांगा गया था। उन्होंने अपने आवेदन पर जानकारी जुटाने के लिए मैसूरू में लोकायुक्त के एसपी के कार्यालय का दौरा किया था। जब उन्हें पता चला कि स्वामी और देवराजू कार्यालय में है तो उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया पुलिस को स्वामी और देवराजू को हिरासत में लेना चाहिए। मुडा को सरेंडर किए 14 प्लॉट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर ईडी का शिकंजा कसने के बाद उनकी पत्नी पार्वती ने मुडा को पत्र लिखकर उन्हें आवंटित 14 प्लॉट वापस लेने की बात कही। मुडा के जमीन आवंटन विवाद के बाद पार्वती ने 14 प्लॉट को वापस करने का फैसला किया है। ये प्लॉट उन्हें मुडा द्वारा दिए गए हैं। ईडी ने मुडा भूमि मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती और अन्य पर मामला दर्ज किया है। ये मामला लोकायुक्त की एफआईआर के बाद दर्ज किया गया है। पार्वती ने मुडा को लिखे अपने पत्र में कहा है कि मैं मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा मेरे पक्ष में निष्पादित 14 प्लॉट के दस्तावेजों को रद्द करके उन्हें वापस करना चाहती हूं। मैं प्लॉट का कब्जा भी मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण को वापस सौंप रही हूं। कृपया इस संबंध में जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाएं। लेन देन की वैधता पर सवाल उठे। आपको बता दें कि ईडी का मामला इस आरोप पर आधारित है, पार्वती को मैसूरू के एक प्रमुख स्थान पर मुआवजे के 14 प्लॉट आवंटित किए गए। इस प्लॉट आवंटन में लेन देन की वैधता पर सवाल उठते हैं। दर्ज की गई एफआईआर में सीएम के परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी शामिल हैं। एफआईआर में पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन स्वामी भी शामिल हैं। आरोप है कि उन्होंने जमीन खरीदी थी और बाद में उसे पार्वती को तोहफे में दे दिया था। सिद्धारमैया ने अपने कार्यों का बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष उन्हें डर के मारे निशाना बना रहा है और उन्होंने इस मामले की कानूनी रूप से लड़ने की कसम खाई है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने दोहराया कि वो इस मामले में इस्तीफा नहीं देंगे। कांग्रेस ने लगाए राजनीतिक उत्पीड़न के आरोप। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके राजनीतिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये कोई रहस्य नहीं है कि ईडी गैर जैविक प्रधानमंत्री द्वारा अपने राजनीतिक विरोधियों पर उत्पीड़न, प्रतिशोध और बदला लेने का एक हथियार बन गया है। रमेश ने सत्तारूढ़ दल पर मई 2023 में कर्नाटक में चुनावी हार के बाद सिद्धारमैया को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। रमेश ने कहा कि हमें डरने की कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री को बरी कर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर पूरी तरह से कर्नाटक की सरकार में घमासान मचा हुआ है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।